गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7 2 में से पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां इसके बारे में समझा रही हूँ और जिसके लेखक हैं नागार्जुन। तो हिमालय की बेटियां, अब आप सोचते होंगे हिमालय की बेटियां कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इसमें लेखक ने हिमालय और हिमालय की जो बेटियां नदियों को कहा है उसका मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है? जैसे हम मनुष्य को नाम देते हैं, मनुष्य होते हैं दादी, मामी, मासी, मामा, चाचा, तो हमारे ये जो रिश्ते होते हैं तो इसको हम जो नाम देते हैं, तो इन नदियों को और हिमालय पर्वत को, इनको जो है मनुष्य की तरह नाम दिया गया है, इनका मानवीकरण किया गया है। तो अब जो है बच्चों, आपने जो है हिमालय पर्वत के बारे में तो सुना भी होगा और बहुत से बच्चों ने कहीं ना कहीं से देखा भी होगा, क्योंकि जब हम हिमाचल में या उत्तराखंड में कहीं पे यदि आप घूमने के लिए गए होंगे तो वहाँ पर जो सबसे ऊंचे स्थान होते हैं घूमने जाते हो, तो ऊंचाई पे जाने के बाद कहीं ना कहीं पे हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हुई चोटियां जो है हमें दिखाई देती हैं। तो इसलिए जो है आपने देखा ही होगा। तो इसमें जो है लेखक ने अब हिमालय की बेटियां कहा है हिमालय से निकलने वाली नदियों को। किसे कहा है हिमालय की बेटियां? जो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं। तो अब यदि नदियां हिमालय की बेटियां हैं तो हिमालय क्या हुआ? तो हिमालय पर्वत जो है इन नदियों का पिता हुआ। तो इनमें क्या संबंध बताया गया है? पिता और पुत्री का संबंध। अब लेखक बताते हैं कि जब मैंने इन नदियों को मैदानी इलाकों में देखा तो ये बड़ी शांत, खोई हुई, संभ्रांत महिला की तरह दिखाई दे रही थी। अब संभ्रांत महिला क्या होता है? यानी सभ्य महिला जो बिल्कुल शांत स्वभाव की होती है। तो उस महिला की तरह ये वहाँ पे, यानी नदियाँ जब मैदानी इलाकों में होती हैं तो वहाँ पे जो है आराम से चलती हुई जाती हैं, इनकी कोई तेज आवाज़ नहीं होती जब ये हिमालय से निकलती हैं उस समय की अपेक्षा। तो लेखक ने कहा जब मैंने इन्हें देखा तो ये बड़ी शांत और संभ्रांत महिला की तरह दिखाई दे रही थी, और जब मैंने इन नदियों में स्नान किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपनी माँ की गोदी में बैठा हूँ, अपनी दादी की गोदी में बैठा हूँ। यानी माँ, दादी, नानी जब बच्चे को स्नान कराती है तो बच्चा कितना खुश होता है। तो उसी तरह से लेखक ने भी वही खुशी का अनुभव किया, यानी इन नदियों में स्नान करके। अब ये जो है जब लेखक ने देखा, एक बार लेखक को जो है ना मौका मिला वो पर्वत, हिमालय पर्वत के पास से जाने का, तब उन्होंने देखा कि ये जो गंगा, यमुना, सतलुज, ये जो नदियां हैं ये जब हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो देखो बड़ी दुबली पतली सी होती हैं, बिल्कुल पतली सी धारा की तरह आती हैं, और ये बड़े वेग से आती हैं, बड़ी तेजी से नीचे उतरती हैं, क्योंकि इनका बहाव जो है ऊपर से जब पानी आता है तो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो इनका वेग बहुत तेज होता है, और जब ये नीचे आ जाती हैं तो ये बड़े विस्तृत हो जाती हैं, चारों ओर फैल जाता है इनका पानी, तो ये नदियों का रूप धारण कर लेता है। अब लेखक बताते हैं ये पानी इनमें से आता कैसे, इतना पानी कहाँ से आया? अब तब उन्होंने बताया कि ये हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें होती हैं। अब पिघले हुए हृदय की बूंदें मतलब कौन सी हुई? कि हिमालय पर्वत पर बहुत जो है बर्फ जमी रहती है। अब जब वो बर्फ पिघल जाती है तो वो पानी के रूप में नीचे गिरने लगती है, और पानी जब नीचे आकर के इकट्ठा हो जाता है और वो नदियों का रूप धारण कर लेता है। अब लेखक सोचते हैं कि मैदानों में जब आती हैं ये तो इतनी शांत और इतनी जो है सभ्य महिला की तरह क्यों हो जाती हैं, जबकि वहां से आती है तो एक चंचल बच्चे की तरह खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, बड़ी तेज गति से नीचे उतरती हैं, लेकिन मैदानों में आती ही इतनी शांत क्यों हो जाती हैं? फिर लेखक सोचते हैं भाई जब वहां से निकल के भागी भागी आ ही नहीं है, इनका लक्ष्य क्या है, इन्हें कहाँ जाना है, ये क्यों अपने पिता का घर छोड़ करके आ रही हैं? तब उन्हें पता चलता है कि इन्हें जो है सागर से मिलने जाना है, इसीलिए अपने पिता के पास खुश नहीं है, ये सोचते हैं लेखक।
अब क्या होता है सागर, तो सागर क्या बताया गया, सागर का भी मानवीकरण किया गया। सागर को बताया गया है कि ये नदियों का पति है। अब जो है इन नदियों को अपने पति से मिलने के लिए जाना है, इसलिए ये अपने पिता का घर छोड़ करके सागर से मिलने के लिए जा रही हैं। अब जब लड़की की शादी होती है तो उसे अपने पिता का घर तो छोड़ना ही पड़ता है। उसी तरह से ये जो बेटियां हैं ये अपने पिता का घर छोड़ करके अपने पति के घर जाने के लिए उतावली हो रही हैं और इन्हें जो है उस समुद्र से मिलने के लिए जाना है। अब जो नदियों का मानवीकरण किया गया है ना, ये नहीं है कि अभी वर्तमान समय में ही किया गया है, प्राचीन काल से ही ऐसा चला आ रहा है। नदियों को माता मानने की परंपरा है, तो नदियों का मानवीकरण प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। अब इसमें जो है एक कवि कालिदास जी हैं, तो उन्होंने जो है और जो प्राकृतिक उपादान होते हैं ना उनका भी मानवीकरण किया जाता है, जैसे बादलों का, पहाड़ों का, नदियों का, झीलों का, तो झरनों का, सबका जो है मानवीकरण किया गया है। तो कवि कालिदास ने जो है बादल के माध्यम से उन्होंने एक मेघदूत जो है एक रचना की थी मेघदूत की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को मतलब मैसेज भेजता है तो किसके माध्यम से भेजता है, बादलों के माध्यम से। तो बादल से जाके कहता है कि तुम उसे ये कहना कि कैसे जो है उसका विरह जो है मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो साथ में उन्होंने बादल को ये संदेश भी दिया कि जब तुम जाओगे तो रास्ते में एक वेत्रवती नदी यानी वेतवा नदी आएगी, तुम उसको भी अपने प्रेम का प्रतिदान करते जाना। प्रेम का प्रतिदान यानी अपना थोड़ा सा प्रेम उसको उस पे भी न्यौछावर कर देना, उसे भी दे देना। अब वो कैसे देगा बादल अपना प्रेम नदी को, मतलब वहां से जब तुम जाओगे तो अपनी थोड़ी सी जल की बूंदें उस नदी में गिरा देना, इस तरह से आप प्रेम का प्रतिदान कर देना। अब जो है काका खालेलकर ने नदियों को लोक माता भी कहा है। अब लोक प्लस माता यानी लोगों की माता। अब माता जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करती है ना, वैसे ही नदियां भी जो हैं सब लोगों का पालन पोषण करती हैं, क्योंकि नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है, तब खेतों में अच्छी फसल होती है जिससे लोगों को खाने के लिए मिलता है। और नदियों के किनारे में भी प्राचीन काल में नदियों के किनारे पे कई सभ्यताओं का उदय हुआ था। अब नदियों के किनारे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पर थी, क्योंकि वहां पे लोग रहते थे, तब पीने के लिए पानी और फसल होती थी। जब खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन नहीं होता था, और तो वहीं से नीचे से जो है खेतों को नमी मिल जाती थी और अच्छी फसल हो जाती थी। इसलिए जो है वहां पर नदियों के किनारे पर जो है सभ्यताएं होती थी। अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो सबसे बड़े नदियां हैं, दो सबसे बड़े नद कहा गया है इनको। तो ये जो है इनका यदि हम नाम सुनते हैं, ये जब वहां से निकलते हैं तब जो है छोटी छोटी नदियां अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र से और बहुत सी छोटी बड़ी नदियां निकल जाती हैं, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, गंगा, यमुना, ये सब नदियां इसमें से निकलती हैं। तो जब सिंधु और ब्रह्मपुत्र का ध्यान आता है तब ये सारी छोटी छोटी नदियां जो है वो भी दिखाई देने लगती हैं, ये हमारी आंखों के सामने नाचने लगती हैं तब। और लेखक ने ये बात भी कही है कि ज्यादातर जो है ना लोग वो नदियों को माँ मानते हैं, कि माँ मानने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो क्या इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है? हम किसी और रिश्ते में भी इनको मान सकते हैं। हम नदियों को अपनी माँ के अलावा अपनी प्रेयसी भी मान सकते हैं, अपनी दादी भी मान सकते हैं, अपनी बहन भी मान सकते हैं। बहन तो सबसे पवित्र रिश्ता होता है। और तब ये लेखक ने नदियों को बहन, दादी, मौसी, माँ, प्रेयसी आदि नामों से पुकारा है। अब बहन नाम उन्होंने कब दिया था? एक बार लेखक तिब्बत में गए थे और वहां गए तो वहां पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तो वो वहां से जा करके और वहां नदी के किनारे जाके ना, वहां पे तिब्बत में यमुना नदी के किनारे जाकर के उसके अंदर पानी में पैर लटका के बैठ गए, जैसे आप सब लोग करते हो, कहीं जाते हैं तो नदी के किनारे जाकर के नदी में स्नान करने से पहले हम पैर लटका के बैठ जाते हैं। ठंडा ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, तो कहता हूँ पैरों से जो है पूरा शरीर को ठंडक पहुँचती है।
तो इसी तरह से जो लेखक जो है उस नदी में पैर लटका के बैठ गए और ठंडे पानी के कारण उनका हृदय जो है वो बिल्कुल शांत हो गया, चित्त शांत हो गया और उनका जो तबीयत खराब थी तो वो जो है थोड़ा सा सही लगने लगा। तब उन्होंने जो है वहीं पर बैठे बैठे एक कविता की रचना कर दी और उसे बहन कहा। उन्होंने कहा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत आप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। यानी वहां पर बैठ कर के जब उन्होंने बहुत खुशी का अनुभव किया तो उसे एक बहन के रूप में देखा और तभी ये कविता की रचना की। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है हिमालय की बेटियां इस पाठ का जो सार है वो समझ में आ गया होगा। तो अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो जो है छोटे छोटे से जो प्रश्न उत्तर मैं आपको भी जो है बुक में से ही करवा देती हूँ प्रश्न बोल के। लेखक ने कहा कि नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? तो और किन रूपों में देखते हैं? यानी मौसी, मामी, बहन, प्रेयसी, बेटी आदि रूपों में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़े बड़े नद हैं, यानी महानद हैं, विशाल नदियां हैं। और जब हम इनके बारे में इन्हें देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने बहुत सी छोटी छोटी नदियां जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं, हमारी आंखों के सामने नाचने लगती हैं, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, गंगा, यमुना आदि जो है नदियां वो दिखाई देने लगती हैं। और समुद्र की ओर अग्रसर होकर के ये जाकर के अंत में इन महानद में यानी मिल जाती हैं, समुद्र में जाकर के सागर में मिल जाती हैं। अब काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? क्योंकि नदियां जो हैं अपने अमृत रूपी जल से, अमृत के समान जल से लोगों की, मनुष्यों की, पशु पक्षियों की सबकी प्यास बुझाती हैं। नदियों के जल से खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे अच्छी फसल पैदा होती है और जिससे लोग जो है अपना पेट भरते हैं। अब नदियों में मिलने वाली जो मछलियां होती हैं, कुछ लोग जो है उनसे भी अपना पालन पोषण करते हैं, यानी अपना जो है उस मछलियों को बेच करके और वो अपनी जीविका उपार्जन करते हैं और उन मछलियों को खाते भी हैं। अब जो है इन नदियों में स्नान करके मनुष्य के सभी सारी थकान और गर्मी और जितनी चिंता मन में होती है वो सब दूर हो जाती है। अब जो नदियों में मिलने वाले भारतीय संस्कृति में माता कल्याणकारी माना जाता है, माता को जो कल्याणकारी माना गया है भारतीय संस्कृति में, तो इन नदियों को जो है माता माना गया है, इसलिए ये नदियां भी जो हैं एक माता के समान सबका कल्याण करने वाली होती हैं। इस प्रकार से इन्हें जो है माता का दर्जा कहा गया है। इन सब बातों के कारण ही काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? ठीक है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की, रास्ते में आने वाली बर्फ की ढकी पहाड़ियों की, छोटे छोटे पौधों वाली घाटियों की, देवदार, चीड़ आदि के वनों की प्रशंसा की है। तो आपको ये प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे बच्चों। ये प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेना और याद भी कर लेना। धन्यवाद।